चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अदर एग्जाम्शन से, ठीक है। अदर एग्जाम्शन कैटेगरी नंबर 23, इसमें जो भी बचे कुछ एग्जाम्शन है सारे के सारे फिट कर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एज एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। सबसे पहले मुझे बताओ गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा, अकाउंट्स ऑडिट। मतलब हम बोल रहे हैं गोइंग कंसर्न बेसिस है तो उसका कुछ टाइम लिमिट है क्या ख़त्म होने का? हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर वो चालू किया है तो हमारा है इंटेंशन उसको सालों साल चलाने का, बंद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या बिजनेस? नहीं। तो हम बोल रहे हैं हम एक चालू बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बराबर। चालू बिजनेस मतलब गोइंग कंसर्न के इसमें जो चल रहा है बिजनेस कि ये सालों साल चलेगा, ऐसा नहीं 1 साल के लिए दे रहे हैं, 1 साल बाद ये बंद होने वाला है, करेक्ट। तो गोइंग कंसर्न पे अगर आप किसी को बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जो भी है इसका पार्ट वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। Transfer of going concern means transfer of a running business which is capable of being carried on by the purchaser as an independent business, but shall not cover mere or predominant transfer of any activity comprising a service. सिर्फ एक बहुत बड़ा चीज़ आपने बेच दिया तो गोइंग कंसर्न में वैसा बेचा ऐसा नहीं। बट टाटा ने अगर टाटा स्टील वाला जो उसका एक ये है ब्रांच, या जब आप और आगे एसएम देखोगे तो एसबीयू जो आप बोलोगे उसको, तो ये जो एक है ये बेच दिया तो ये बिजनेस बेचने के बराबर है क्या? टाटा स्टील, टाटा ने टाटा मोटर्स बेच दिया, टाटा सॉल्ट बेच दिया, क्या ये बड़ा बिजनेस ट्रांसफ़र है? तो अगर होल बेचो और एन इंडिपेंडेंट पार्ट, बराबर। बेसिकली ये टाटा सन्स है जो मेन है, इसके अंदर में टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर्स, तनिष्क, ये सारी चीज़ें आती है। तो अगर हमने एक पूरा की पूरा एसबीयू बेच दिया तो वो बिजनेस बेचा ऐसा माना जाएगा क्या? यस। बट आपने टाटा मोटर्स में से बहुत 400-500 गाड़ियाँ बेच दी एक जन को, तो ये ट्रांसफ़र एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस हुआ क्या? नहीं, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई हिस्सा बेच रहे हो तो आप गोइंग कंसर्न जैसे बेच रहे हो ऐसे मानोगे, या तो पूरा कंपनी ही बेच रहे हो तो बेच दिया ऐसा मानोगे एज अ गोइंग कंसर्न। उस पर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, सिंपल, यस। Such sale of business as whole will comprise comprehensive sale of immovable property, goods, transfer of unexecuted orders, employees, goodwill, etc. Since the transfer in title is not merely a transfer in title of either the immovable property or goods or even both, it may amount to service and thus be exempted. ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, जब आप बिजनेस ट्रांसफ़र करते हो, आप बिजनेस के एम्प्लॉयज़ देते हो, बिजनेस का गुडविल देते हो, अपने जो गुड्स पड़े हुए हैं वो दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, बहुत सी चीज़ें दे रहे हो, करेक्ट। तो इसको गुड्स में क्लासीफाई करें कि सर्विसेज में? इन्होंने बोला इसको सर्विसेज में क्लासीफाई करते हैं, और सिंस ये सर्विसेज में क्लासीफाइड है, हम लोग एग्जाम्शन सर्विसेज का देख रहे हैं तो सर्विसेज में हमको दे दिया है कि एग्जाम्प्ट है, सिंपल, ठीक। रॉयल होटल ग्रुप is in the business of running a chain of restaurant. It intends to sell its business as a going concern. It would not be required to pay GST on such sale of its business. समझ में आया? Yes? तो ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, सिंपल, डन। तो आरसीएम में हमने एक एंट्री देखी थी, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे अगर दे रहे हो, था क्या ऐसे? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, देखे थे क्या? यस, ठीक है। हो गया क्या आपका लिख के? तो ये एंट्री में अमेंडमेंट आया है, हम अमेंडेड एंट्री देखेंगे सीधा, ठीक है। उसके पहले एग्जाम्शन का आरसीएम का एंट्री बोल दो तो। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बराबर। ये हमने आरसीएम में डाला था क्या? बाय एनी पर्सन टू
रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी इंसान रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है रेंट पे तो इट इज चार्जेबल अंडर आरसीएम। ये क्लियर है? यस। हमने बोला था कि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पहले देते थे तो एग्जेम्पशन में जाता था। फिर हमने देखा लोग क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे लेके रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करके वर्क फ्रॉम होम करके बिजनेस अकाउंट में इसका बेनिफिट ले रहे हैं आरसीएम में। बराबर? गलत हो रहा है? तो हमने बोला कि इस पे आरसीएम लगेगा। बराबर? बट इसमें कुछ साधारण लोग भी फंस रहे थे जो बेचारे सच में रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ले रहे थे बट बिजनेस में रजिस्टर्ड थे तो भी वो फंस रहे थे। तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन आया जो बोला कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहा है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए और पर्सनल अकाउंट में डाल रहा है, बेनिफिट ले रहा है क्या? नहीं, पर्सनल अकाउंट में डाल रहा है तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बराबर? अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन ने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लिया और कमर्शियल पर्पसेस के लिए लिया तो यूज किया तो वैसे भी टैक्सेबल, वेयर अंडर आरसीएम। बराबर? ये पहले कंफ्यूजन था कि कहाँ पे टैक्सेबल होएगा अगर कमर्शियल पर्पसेस रहे तो, अभी क्लियर कर दिया आरसीएम में। सिंपल। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो अमेंडमेंट है कि ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ले जिसपे कोई बेनिफिट नहीं ले पर्सनल अकाउंट पे तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हम डिस्कशन आरसीएम के वक्त कर चुके हैं बट अभी वापस से करेंगे। रेडी? चलो, services by way of renting of residential dwelling for use as residence except where the residential dwelling is rented to a registered person। मतलब हम अभी एग्जेम्पशन का लिस्ट पढ़ रहे हैं क्या? यस, एग्जेम्पशन में हम किसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? रेंटिंग ऑफ एग्जेम्प्ट। अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंस के लिए यूज करो तो एग्जेम्प्ट बोल रहे हैं हम। सही है? यस। एक्सेप्ट वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ, पर जब ये रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिए जाएगी तो फिर क्या रहेगी? टैक्सेबल। अब होता है हमारा अमेंडमेंट का स्टोरी स्टार्ट। रजिस्टर्ड पर्सन में नॉर्मली भी रजिस्टर्ड है बट घर के लिए यूज कर रहा है तो हमारे इसमें एग्जेम्प्ट। बट अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, रजिस्टर्ड है और बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट ले रहा है फिर हमको बैक स्टोरी पता है। ठीक है, हम अभी रीड कर रहे हैं प्योरली। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, ये एग्जेम्प्ट है। Except where the residential dwelling is rented to a, except when it is rented to a registered person। भले वो रेसिडेंशियल यूज करे फिर भी टैक्सेबल है, ये वर्डिंग्स के हिसाब से अभी तक। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, हम एग्जेम्पशन के लिए बात कर रहे हैं अभी। दिस एंट्री शैल कवर, मतलब एग्जेम्पशन में क्या इंक्लूड होएगा वो दिया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इसमें कुछ कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को आप दो तो भी कवर होएगा। क्या? वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज प्रोप्राइटर ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रेंट्स द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर हिज ओन रेसिडेंस एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। समझे? ओन अकाउंट पे ले रहा है, प्रोप्राइटर है और पर्सनल कैपेसिटी में इसको यूज कर रहा है और रेंटिंग भी खुद के अकाउंट में डाला है, प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न के इसमें नहीं, मतलब बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट ले रहा है क्या? नहीं। बराबर? प्लस ऐसा आरडी जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है प्लस ओन अकाउंट दैट इज पर्सनल अकाउंट and not प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का अकाउंट। बराबर? मतलब बिजनेस अकाउंट है क्या? हाँ, मतलब बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए क्या? नहीं, एंड नॉट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अकाउंट दैट इज
बिजनेस अकाउंट। समझे? कहाँ से आया आरसीएम में वो समझा? पक्का? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 ये अभी ऐड हुआ है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट रेसिडेंसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल्स, कैंप्स, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन एंड द लाइक। क्या ये पीजी, हॉस्टल या ऐसे किसी को भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, आप रेंट पे ले रहे हो हॉस्टल में रहने के लिए, कोई स्टूडेंट, जैसे आप लोग बाहर से आते हो पढ़ने के लिए, आप लोग हॉस्टल लेते हो, बढ़िया पैसा लेता है हॉस्टल आपसे, पीजी हॉस्टल जो भी है, क्या ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और सब उसमें जाएगा क्या? तो हम बोल रहे हैं अकोमोडेशन सर्विसेज जो है प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल्स, कैंप्स, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, समझ में आया? यस, क्योंकि इनके लिए ना सेपरेट एंट्री नीचे दिया है एक और अमेंडमेंट में, इसके लिए इनको इधर से हटा दिया, सिंपल। तो पीजी, हॉस्टल, ये सब स्टूडेंट्स वाली चीज़ें इधर पे आ रही है क्या? नहीं। होटल इधर पे आ रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? यस। Thus, renting of residential dwelling either by a registered person or an unregistered person, by any person, बराबर। अब बाई में तो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है क्या? करेक्ट ना? फॉर यूज एज रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड को देते हो तो क्या रहेगा? वैसे भी एग्जेम्प्ट, बराबर। इधर हम क्या बोल रहे हैं? फॉर यूज एज रेसिडेंस दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है ये वाला, बराबर। तो हमने बोला कि अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर रेसिडेंस तो इट इज एग्जेम्प्ट अगर ये यूआरडी को दी है तो पूरा की पूरा, और आरडी को दी है तो फिर ये वाला क्लॉज आ जाएगा क्या आपका? बराबर, समझाओ। ये क्या रहेगा आपका? एग्जाम। नेक्स्ट पार्ट पढ़े। यस। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन प्रोप्राइटर कवर्ड इन द एक्सप्लेनेशन अबाउ, बराबर। ऊपर के अलावा जो भी प्रोप्राइटर है, ऊपर कौन था? जो पर्सनल अकाउंट पे बेनिफिट ले रहा था, बराबर। तो ऊपर के अलावा जो रहेगा वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के नाम पे बेनिफिट लेगा, बराबर। as well as renting of residential dwelling for commercial use to registered or unregistered person is liable to GST। मतलब ऊपर वाला जो है अगर बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट ले रहा है ये वाला पर्सन तो जीएसटी लगेगा क्या? या ऐसा पर्सन जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो ले रहा है बट कौन से पर्पस के लिए? तो जीएसटी लगेगा क्या? यस, समझे? आगे बढ़े। फर्दर टैक्स ऑन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज पेएबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज where such residential dwelling is being used for commercial purposes और residential purposes। समझा? तो इसलिए हमने जो अपना आरसीएम का चार्ट बनाया था उसमें बोल रहा था कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करो ये रजिस्टर्ड पर्सन, या पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए पर बिजनेस अकाउंट पे बेनिफिट लो तो कहाँ पे जाएगा? समझा लॉजिक? यस। नेक्स्ट एंट्री में भी अमेंडमेंट हुई है बट बहुत इतुसी अमेंडमेंट है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज एग्जेम्प्ट, कोई भी दे तो भी एग्जेम्प्ट, बराबर। पहले कुछ लोग स्पेसिफाइड थे कि अगर ये दे तो एग्जेम्प्ट, फिर जब इतना सारा अपना चंद्रयान और सब गया है अंदर स्पेस में तब हमको लगा कि नहीं, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज कोई भी दे तो क्या रहेगा? एग्जाम। तो इसीलिए सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बचा है, आगे का पार्ट कट हो गया है, बराबर। तो जिसके बुक्स में आगे का पार्ट है सिर्फ सप्लाइड से लेके लिमिटेड तक कट करना, ये वाला पार्ट अभी भी है। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज कोई भी दो क्या रहेगा हर्ष? बराबर, दिमाग वाला पड़े। चलो, एसटी बसेस देखिए, रेड कलर की जो बसेस होती है, क्या गवर्नमेंट इतना सारा बस ज़रूरी है खुद ओन करेगा सबके सब? क्या करेगा फिर? रेंट पे ले सकता है, ठीक है। जिसके पास ऐसी बसेस है
उनसे रेंट पे लेके चला सकता है। तो अगला एंट्री है आपका एंट्री नंबर 22। ये बोलता है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन रेंट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन, ठीक है, हम छोटे मोटे व्हीकल का बात नहीं कर रहे हैं, 12 पैसेंजर से ज़्यादा जो लोग जिसमें बैठ सकते हैं, ऐसा व्हीकल आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को रेंट पे दे रहे हो तो क्या रहेगा, एग्जाम। तो हमने बोला सर्विसेज दिया हमने किसका, रेंटिंग का, हायर का, किसको, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बराबर। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब कौन, बराबर बोलो, जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देता है, रोड ट्रांसपोर्ट की, रोड ट्रांसपोर्ट मतलब गुड्स और पैसेंजर्स ऐसी, बट हम क्या बोल रहे हैं, आप हायर पे दे रहे हो ऐसा मोटर व्हीकल meant to carry सिंपल, क्लियर है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे लोग आ जाएंगे, म्यूनसिपैलिटी और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह जो गवर्नमेंट के लोग हैं। सिंपल, यस, क्लियर है। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया, रेड बस हमारा एसटी बसेस, सिंपल। ये हुआ आपका एंट्री नंबर 22 का ए पार्ट, ठीक है। हायर 2 क्या दे रहे हो हायर पे, मोटर व्हीकल तो इसको, बराबर। सेकेंड वाला भी सिंपल है, ये बोलेगा आप लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब खाली वो एरिया में चलता है, दिल्ली साइड में, बॉम्बे साइड में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल चलती है लोकली, ठीक है। तो अगर ईओवी किसी ने रेंट पे दिया है लोकल अथॉरिटी को टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, दैट विल बी एग्जाम, समझाओ, सिंपल। तो ये भी सेम हो गया क्या, ग्रीन से बनाते हैं, ईओवी है तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी, अच्छा इसमें 2 ही लोग बैठ के जा रहे हैं रोज, तो मेंट टू कैरी मतलब उसका कैपेसिटी कितना है वो देखना है, मेंट टू कैरी प्लस 12 पैसेंजर्स, इसको दे रहे हैं हम लोकल अथॉरिटी। पूरा लिखो क्या, लोकल अथॉरिटी, सिंपल। अब थर्ड वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ तो भी नोट दिया है, ये भी पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन गिविंग ऑन हायर इन दिस एंट्री इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स accordingly where the said vehicles are rented or given on hire to STUs or local authorities, such services are eligible for above exemption irrespective of whether such vehicles are run on routes timings as decided by STUs or local authorities and under effective control of STUs or local authorities which determine the rule of operation or flying of vehicles। मतलब क्या, व्हीकल हायर पर लिया, वो हमको क्वालिफाई करेगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग को ही सेट करना पड़ेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ही रूल सेट करना पड़ेगा, ये टाइम पे ये रूट पे जा सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। हम बोल रहे रेंट पे हो, हायर पे हो, हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है, समझा। अगला देखें, अच्छा कोई ये इसका इंटरप्रिटेशन बता सकता है क्या, जीटीए जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है, अगर वो व्हीकल हायर पे लेता है तो जिसमें वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्या रहेगा, एग्जाम। अगर जीटीए ने इनोवा हायर पे लिया गुड्स भर के डालने के लिए तो क्यों, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की व्हीकल अगर लेता है तो ही मिलेगा, समझे। क्लैप करना आयुष के लिए और चैतन्य के लिए। निशांत owns a truck which he has rented to Sindhu Bansal
ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आपको वो खुद नहीं बोलेंगे एंट्री का नाम, ठीक है, आपको वो सप्लायर और रेसिपिएंट का नाम देंगे इनडायरेक्टली। इधर हमको इनडायरेक्टली क्या क्या दिया है, जो सप्लायर है वो कौन है, प्रशांत, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल का कुछ संबंध है नहीं, बट कहीं पे अगर होएगा तो हमको ऐसा देखना है सप्लायर कौन है, ओन्स अ ट्रक विच ही हैज रेंटेड, रेंट पे दिया है क्या, टू, नाम कुछ भी होने दो, ये कौन है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जीटीए, यस। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रक। हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रक दे रहे हैं, समझे, तो ये क्या रहेगा, exempt, बराबर। However, if Nishant had rented a vehicle designed to carry passengers to such GTA, said activity is not exempt, समझे। क्या ये सेम टू सेम लग रहा है, क्या रिपीट कर दिया है क्या इन्होंने, किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की है क्या, रेंटिंग की है क्या, मेन तो अभी भी वैसा ही रहेगा, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हायर पे दे रहे हो किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाभ ना केशव के लिए, वेरी नाइस। तो मतलब कि हम लोग का जो एजुकेशनल सर्विसेज वाला पार्ट था उसके रिलेशन में है ये, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि मोटर व्हीकल आप दे रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज़ के लिए, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, बराबर, किसको दे रहे हो, टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बराबर, बाय वे ऑफ प्री स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, सही है। तो हमारे एजुकेशनल सर्विसेज में हम देखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट, ये किसी से रेंट पे लेता है इनको देने के लिए, तो ये भी एग्जेम्प्ट है क्या, ये एजुकेशनल को दे रहा है इंस्टीट्यूशन को, ये तो एग्जेम्प्ट है, ये हमको ऊपर वाली एंट्री में पता चल गया, ये एंट्री नंबर 22 में पता चला, ऊपर वाला किस में है 66, दोनों ही एग्जेम्प्ट है, ये अदर एग्जेम्पशन में देखा, ये एजुकेशनल में, सिंपल क्लियर है, ठीक है। तो उसमें एजुकेशन सर्विसेज में ये करेक्शन नहीं, एडिशन कर लो, समझाओ, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ठीक है, जो आप कॉम्पोजिशन में देख रहे हो, आरसीएम में देख रहे हो, एग्जाम्शन में देख रहे हो, एग्जाम्शन का एक एंट्री चौथे एंट्री से देख रहे हो, सब कुछ लिंकेज समझ में आ रहा है क्या, यस। हमारे रोड कितने सुंदर है ना, यस, हाईवे के तो बहुत अच्छे, तो हम टोल पे करते हैं क्या, फास्टैग नाम का कोई चीज़ पता है क्या आपको, क्या होता है, कार्ड जैसे होता है जो कार के सामने लगा होता है, उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं ना आयुष, बराबर। अगर कोई कार पे फास्टैग नहीं है तो क्या होता है, कैश देना पड़ता है, हो सकता है डबल दी अमाउंट हमको देना पड़े कैश में, क्योंकि फास्टैग कंपलसरी है। अब हम बोल रहे हैं कि फास्टैग जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज, ब्रिज मतलब बराबर वर्ली सीलिंग, बराबर, तो उधर पे आप जाते हो 80 रुपीज़ कुछ तो भी टोल कटता है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड, कोई रोड को एक्सेस करने के लिए, ब्रिज को एक्सेस करने के लिए ना टोल चार्जेस लिए जाते हैं, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सिंपल, ठीक है। शार्क टैंक देखते हो क्या, या देखा है क्या एक आधी एपिसोड, ठीक है।
तो नेक्स्ट वाला एंट्री है ना, हम उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे उसमें, ठीक है। शार्क टैंक में क्या होता है, लोग अपना बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं, वहाँ पे शार्क्स बैठे होते हैं जो वो बिजनेस जो उनको अट्रैक्टिव लगता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं या तो नहीं करते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली कोई इंसान आ रहा है अपना इन्वेंशन, अपना आइडिया, अपना बिजनेस लेकर के, करेक्ट, और सामने वाला इंसान उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, गाइडलाइंस देगा और हेल्प करेगा उसको पूरा करने में, यस। तो जो पर्सन आ रहा है उसको बोलते हैं इनक्यूबेटी, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स है, शार्क्स है, उनको बोलोगे इनक्यूबेटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। तो इनक्यूबेटी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अगर इनक्यूबेटी का टर्नओवर अप टू 50 lakhs है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, तो एग्जाम्प्ट the total turnover had not exceeded 50 lakhs during the preceding financial year, मतलब पिछले साल में 50 लाख के ऊपर कभी भी उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ होना चाहिए। ये एग्जेम्पशन इसको कब तक मिलेगा, सिर्फ 3 साल तक, जब तक वो इनक्यूबेटी बनता है, ठीक है। अब इनक्यूबेटी मीन्स एन एंटरप्रेन्योर लोकेटेड विद इन द प्रेमाइसेस। अब हम नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योर उधर जाता है उसको तो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इनक्यूबेटी ये टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो लोकेटेड है विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ TBI या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क स्टेप recognized by the National Science Technology Entrepreneurship Development Board of Department, ठीक है, and who has entered into an agreement with the TBI step to enable himself to develop and produce high-tech and innovative products. तो basically services provided by an incubatee subject to the following condition इन द प्रेमाइसेस ऑफ इंक्यूबेटर। अगर इंक्यूबेटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसका टर्नओवर करंट और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 lakhs है और 3 years तक इनको एग्जेम्पशन मिलेगा। सिंपल। इंक्यूबेटर कौन है, जो स्टेप TBI NSTED वगैरह का मेंबर है, मतलब NSTED सबसे ऑथराइज्ड और सब है, बराबर। और जलगांव में अगर आप देखोगे इंक्यूबेटर सेंटर कहाँ है, तो इंक्यूबेशन सेंटर आपका NMU में है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप जाके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ इनोवेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया कि अरे ये इंसान को बहुत नॉलेज है या इनोवेशन कर सकता है, कैपेबिलिटी है, तो आप उनके सेंटर पे काम करोगे और इनोवेशन करोगे, तो जो भी आप उनको सर्विसेज दे रहे हो वो क्या रहेगा, एग्जाम। सिंपल, यस। नेक्स्ट सर्विसेज भी पढ़ लेते हैं। Taxable services provided or to be provided by a TBI step recognized by NSTEDB, बराबर, और बायो इंक्यूबेटर्स recognized by the Biotechnology Industry Research Assistant भी BIRAC। ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ये क्या रहेगी, एग्जाम। मतलब इंक्यूबेटी जो इधर पे परफॉर्म कर रहे हैं वो उनका सर्विसेज भी एग्जाम, जो इंक्यूबेटर है उनका सर्विसेज भी एग्जाम। सिंपल। तो हमने देखा अलग अलग फ्रूट्स, मैंगोज, एप्पल्स वगैरह, इन पे स्टिकर्स लगे होते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस वाले कवर लगे होते हैं, बराबर, थर्मोकॉल के। ये क्यों होते हैं, ताकि ये डैमेज नहीं हो। इससे क्या एप्पल बदल जाता है क्या टेस्ट में, या मैंगोज खाओगे तो अलग बन जाता है क्या, नहीं। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables is exempt। तो हमने देखा रिटेल पैकेजिंग ऐसे कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, लेबलिंग स्टिकर्स लगा रहे हो एप्पल पे एग्जेम्प्ट, वैक्सिंग मतलब क्या होता है ना, एप्पल्स जो है आपके, जो कड़क वाले एप्पल्स होते हैं, देखना उस पर ना उल्टा चक्कू करके ऐसे 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 रब करना, तो आपको एक लेयर जो है ना वो निकली हुई दिखेगी, ठीक है। वो लेयर होती है वैक्स की। वैक्स लगाया जाता है ताकि आपका एप्पल शाइन करे,
वो जल्दी से ख़राब नहीं हो इसलिए। तो ये वैक्सिंग का प्रोसेस जो है ना वो भी एग्जेम्प्ट है। सिंपल। राइपनिंग, प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, नर्सरी वगैरह होता है, या कुछ कुछ फ्रूट्स को पकाने के लिए कुछ कुछ प्रोसीजर की जाती है, ये सब कुछ क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। सिंपल। यस। अगला देखते हैं कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़। बजरंगी भाईजान देखी थी क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा था क्या? क्या? हाँ, मूवी देखे हो, वाह। तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं पैसा लेते हैं क्या बदले में? यस। तो अगर कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने का सर्विसेज दे रहे हो या प्रोवाइड करने का सर्विसेज दे रहे हो, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हो, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया से हो, तो क्या रहेगा? एग्जाम। सिंपल। पढ़ाई कैसी चल रही है? कहाँ पढ़ रहे हो? क्या? लाइब्रेरी। ओके, घर पे और नींद में और क्लास में, ठीक है। तो हमने बोला पब्लिक लाइब्रेरी का जो सर्विस है बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेज इनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल क्या रहेगा? एग्जाम। समझे? सिंपल। आईसीआई का लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है कि प्राइवेट है? पब्लिक। सिर्फ उनके घर वाले आते हैं क्या उधर पे? तो सीए स्टूडेंट्स तो पब्लिक है। ठीक है, एक चीज़ समझना, अगर हम बोल रहे हैं पब्लिक तो हम पब्लिक में कैटेगरी बना सकते हैं, ये कैटेगरी के लोग हमको चाहिए, ये एज लिमिट है ये हमको चाहिए। बट ओपन टू ऑल है, वो एज लिमिट में जो भी बैठता है या वो कैटेगरी में जो भी बैठता है तो वो पब्लिक के लिए ओपन हुआ। जैसे हमने फेरीज के लिए भी बोला, हो सकता है जो 2-2 साल के बच्चे आए कि हमको भी फेरी में बैठना है, आप उनको नहीं बैठाओ, हम एज लिमिट सेट कर दे उसमें, मतलब वो पब्लिक नहीं है ऐसा होएगा क्या? नहीं। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब कि हम बिजनेस एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है क्या? बट ध्यान देना, अगर इफ इट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो ही एग्जेम्प्ट है। इन इंडिया इधर पे जो भी एग्जीबिशंस लगते हैं, हम अगर किसी को ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं, पैसा लग रहा है, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। समझे? यस। डन। कोल्ड चेन फैसिलिटी पता है क्या क्या होती है? फूड को प्रिजर्व करने के लिए एकदम कम टेम्परेचर पे फूड आइटम्स रखे जाते हैं, बराबर। तो ये जो कोल्ड चेन फैसिलिटी अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, नेशनल सेंटर वाले लोग दे रहे हैं तो क्या रहेगा? एग्जाम। प्राइवेट ओनर्स अगर कोल्ड चेन का फैसिलिटी दे रहे हैं और चार्जेस ले रहे हैं तो टैक्सेबल। सिंपल। सर्विसेज बाय, अभी वो मूवी देखी थी क्या, डिप्लोमैट? हाँ हाँ, ठीक है। एम्बेसीज होते हैं, बराबर। पीके मूवी देखी थी क्या? पीके मूवी में जब जग्गू को कॉल करना था, वो पाकिस्तान एम्बेसी ने कनेक्ट करवाया था, बराबर। मतलब क्या होता है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे कंट्री के एम्बेसीज होते हैं। जैसे अगर इंडिया का बात करो तो इंडिया में यूएस की एम्बेसी वगैरह वगैरह, वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसी वगैरह रहेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब दूसरे कंट्री के एम्बेसीज अगर इंडिया में लोकेटेड है और वो जो सर्विसेज दे रहे हैं बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या रहेंगे? एग्जेम्प्ट, बराबर। तो इंडिया में जो फॉरेन की एम्बेसी बैठी है उनका सर्विसेज, बराबर। ध्यान रखना, बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, टू अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन हुआ तो टी से टैक्सेबल, बराबर। तो ये टैक्सेबल रहेगा, बट बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन रहा तो एग्जाम। कैसे याद रखोगे? बाय बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है। बाय बाय, बाय वाला एंट्री अपने पास है, इट इज एग्जाम। सिंपल। यस। वो देखा है क्या, फैमिली मैन सेकेंड सीजन? उसमें वो व्हीकल इधर से उधर लेके जाते हैं, नेशनल परमिट लगता है, नहीं देखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नेशनल परमिट लगता है क्या हमको व्हीकल घुमाने के लिए इंडिया में? यस। तो अगर नेशनल परमिट हम लेते हैं तो वो क्या रहेगा? एग्जाम।
गुड्स कैरेज अगर नेशनल परमिट निकालती है, कुछ चार्जेस पे करती है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. सिंपल. यस, ये नौबत नहीं आना चाहिए. बट आरटीआई से जब भी पेपर्स मंगाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दैट इज एग्जेम्प्ट. बराबर आनी चाहिए. हाँ, 100 और 100 लेके आओ, फिर हम आरटीआई से पेपर मंगाएंगे. बिल्कुल आनी चाहिए नौबत. तो ये इन्फॉर्मेशन जो हम मंगवाएंगे दैट इज एग्जेम्प्ट. ठीक है, 10 रुपया कुछ चार्जेस पे करते हैं इसमें. कैटेगरी नंबर 23, लास्ट सर्विस पे आ जाओ. पब्लिक कन्वीनियंसेस जो है हम बोल रहे हैं क्या है, एग्जेम्प्ट. जैसे बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट. बराबर, इसमें आप कुछ भी 1, 5, 10, 20 जो भी रुपया दो, क्या रहेगा, पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट. सिंपल. यस. अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल. रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी पढ़ा हुआ है क्या? हमने उस दिन पढ़ा था एसोसिएशन और वो सब, फेडरेशन और ऐसा कुछ था. बराबर. तो अगर ये सर्विसेज दी गई है टू, ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं किसको, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट. कौन कौन लोग हैं, इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर. बराबर, एग्जेम्प्ट. अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को सर्विस दे रहा है, वो भी क्या रहेगा. कैसे याद करोगे हम देखते हैं. हाँ, रेड कलर से मार्किंग हुआ है क्या. यस. टीम इंडिया जब भी जीता था मैच, इन लोग देखो उधर मरीन ड्राइव्स के उधर ऐसे ट्रक पे खड़े होके डांस किए थे सब प्लेयर्स. हम ट्रक बोले गए. ठीक है. सपोज आरसीबी जीता, सपोज नहीं, सच्ची जीता ये बार, तो ये भी काम नहीं कर रहा है आरसीबी सुन के. ये ट्रक है, ठीक है, ट्रक के ऊपर ये विराट कोहली. हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया डांस कर रहे हैं बाहर कूद कूद के. हम ट्रक का स्पेलिंग भी TRUC लिखेंगे. ठीक है, TRUC. ये कौन हुआ है, एक मिनट. हाँ, ये कौन है, प्लेयर्स. T फॉर, R for, U for, C for coach. अब एक चीज़ समझना, C से कमेंटेटर भी आता है, अलग अलग आता है, बट ये जो लोग हैं ना, इनका लीडरशिप वाला रोल है. बराबर, गेम में इम्पैक्ट लाने वाला रोल है. सही है. टीम मैनेजर, रेफरी, अंपायर, कोई भी डिसीजन देंगे, कोच, इन लोग तो चेंज हो सकता है. प्लेयर्स गेम में प्ले कर रहे हैं. सिद्धू कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कुछ भी बोले, उससे गेम बदलेगा क्या, गेम के डिसीजंस उसके वो ले सकता है क्या. ये अथॉरिटी वाले लोग हैं सबकी सब. ठीक है, तो क्लासिफाई ऐसे करना, याद है, हो गया. तो अगर ट्रक के ऊपर प्लेयर्स डांस करके रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे तो क्या रहेगा, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट. ट्रक पे प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स. T फॉर टीम मैनेजर, R फॉर रेफरी, U फॉर अंपायर, वेरी गुड, C फॉर, याद हो गया, कोच. यस. क्वेश्चन है कि एंकर्स वगैरह आप लोग देखते हो, जब मैच कोई जीतता है, हारता है, तो कोई आती है या आता है इंटरव्यू लेने के लिए, करे तो ये पैसा लेता है. जो एंकर्स है या कोई और ऐसे आते हैं डिस्कशन के लिए, जैसे पास्ट प्लेयर्स सहवाग आ गए, कपिल देव आ गए, इन लोग आके जब पैनल पे डिस्कशन करते हैं, पैसा लेते होंगे. ऑनोरेरियम उनको पे होता है, मतलब कंसिडरेशन जो भी पैसा उनको मिलता है. सैलरी रेम्यूनरेशन हम नहीं बोलते हैं, हाँ, ऑनोरेरियम बोलते हैं, जो वो थोड़ा सा पैसा लेके जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है तो हम सैलरी नहीं बोल रहे हैं. तो जो एंकर, स्पीकर्स और ऐसे सब आ रहे हैं पैनल पे, हम लोग उसको कोई भी पैसा दे, वो इधर पे कवर हो रहा है क्या एग्जाम्शन में, टैक्सेबल. यस, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें आया था ऑनोरेरियम पेड टू द गेस्ट एंकर्स, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट.
ऑनर एरिया मतलब पैसा जो आप उनको दे रहे हो। टैक्सेबल, यस, वेरी गुड।